हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। तो मेरा नाम है ज्योति गुप्ता और मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम कक्षा 6 का जो साइंस है, कक्षा 6 की जो विज्ञान है उसका 4th चैप्टर वो पढ़ाने आई हूँ। ये जो आपका चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में होगा। इस पार्ट में पूरा जो आपका जो लेसन है, ठीक है, वो पढ़ाऊँगी और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँगी, ठीक है। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूँ आपको। तो ये जो हमारा चैनल है जोजस स्टडी, ठीक है, जोज किड्स मस्ती भी हमारा चैनल है। जोजस स्टडी जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है, बम्पर गिफ्ट ऑफ़र चल रहा है। इसमें क्या करना होगा, 1 महीने तक मतलब 30 जुलाई तक आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मतलब कि एक दिन में आपको कम से कम 15 लोगों को 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। जिसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे उसको टोटल काउंट करके उनको ये गिफ्ट जो हैं वो दिए जाएंगे। आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, एक दिन में कम से कम 15 लोगों को सेंड करना है। 15 से ज़्यादा ग्रुप्स में आप सेंड कर दे सकते हो, पर 15 से कम आप करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आ पाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे रैंकिंग को। और टॉप 10 जो होंगे उनको ये गिफ्ट हैं जो दिए जाएंगे उनकी रैंक के हिसाब से। तो चलिए जो अपनी क्लास है वो शुरू कर। तो ये है हमारी 4th चैप्टर जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो शुरू करते हैं भाई अपना चैप्टर पढ़ाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। किसके चारों ओर की वस्तुएं? हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। मतलब हमारा भोजन अलग होता है और हमारा खाना अलग होता है। ना हम खाने को पहन सकते हैं, ना हम वस्त्रों को खा सकते हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। विविधता का मतलब अलग अलग। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाने पकाने की बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सी वस्तुएं जो होती हैं देखते हैं। मतलब हमारे चारों ओर अलग अलग तरह की वस्तुएं होती हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने मतलब हर चीज़ की अपनी एक प्रॉपर्टी है, हर चीज़ का अपनी एक विशेषता है। बर्तन होते हैं उनमें खाना बनाया जाता है। डेकोरेशन वाली चीज़ें रखी जाती हैं, सिर्फ वो देखने के लिए होती हैं। टेबल का यूज़ पढ़ाई करने के लिए, एक दो चीज़ के लिए और यूज़ कर सकते हैं। चेयर का उपयोग हम बैठने के लिए, ठीक है, इस तरीके कपड़ों का यूज हम पहनने के लिए। इस तरीके से हर चीज़ को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानें। मतलब हमने अपने चारों ओर अपने रूम में नज़रें दौड़ानी और जो कैसी आकृति देखनी है, गोल आकृति। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे गेंद गोल होती है, रबर हो सकती है, रबर की गेंद जो होती है, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब ये चीज़ें जो होती हैं गोल हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मतलब ये सब चीज़ें भी तो गोल हो सकती हैं। तो हमारी इस सूची में गोल वस्तुओं में हम इन सेब, संतरा को भी यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। कैसी वस्तुओं पे? जैसे कि इसमें एक ताला रखा है, गुड़िया रखी है, ये पेज ना उड़े इसके लिए वो रखा जाता है। ये ग्लास है, ये क्लचर है और ये ग्लव्स हैं, यानी कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं ये, ठीक है। ये हमारे घर के चारों ओर की वस्तुएं हैं। मतलब हमारे घर के चारों ओर ही हमें वस्तुएं आसानी से मिल जाएंगी। फिर क्या कहते हैं, ये जिन्हें खाया जा सकता है। मतलब किन्हें खाया जा सकता है? कहाँ से छूटा है भाई? तो हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। मतलब कैसी वस्तुओं पर ध्यान दें? जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन मदों या वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिनमें हमने एक अध्याय की सारणियों में सूचीबद्ध किया है। मतलब खाने वाली चीज़ें अलग होती हैं तो हमें खाने वाली चीज़ों के नाम ही लिखने पड़ेंगे। या भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें कुछ वस्तुएं भी खाने वाली हो सकती हैं। जैसे कि हमने सेब, संतरा बताया, वो भी गोल होते हैं, वो खाए जाते हैं। मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। कैसी? प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। जैसे बाल्टी हुई, लंच बॉक्स हुआ, खिलौने हुए, जल पात्र मतलब कि मग,
पाइप हुआ, इसी प्रकार बहुत सी जो चीज़ें होती हैं इस समूह में हम उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अतः वस्तुओं को के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। मतलब हम लोहे की चीज़ इकट्ठा कर सकते हैं, खोलने वाली चीज़ इकट्ठा कर सकते हैं, रखने वाली चीज़ इकट्ठा कर सकते हैं, खड़ी होने वाली चीज़ का ग्रुप बना सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीक़ों का हम समूह बना सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृतियों और जिस पदार्थ से बने हैं उसके आधार पर बांटा है। मतलब ये कह रहे हैं प्लास्टिक के आधार पर इन्होंने बांटा है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला है। अब ये कह रहे हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। मतलब हमारे चारों ओर जो वस्तुएं होती हैं किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। वो पदार्थ भी कई सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे वो चीज़ बनी होगी। क्या पदार्थों के और अधिक उदाहरण विषय में चर्चा कर सकते हैं? तो बस आपसे चर्चा करने के लिए बोला है कि आप इनके बारे में और क्या क्या सोच सकते हैं। फिर क्रियाकलाप दिया है, आइए हम अपने चारों ओर से जितने संभव हो सकें उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग में होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे संग्रह हमारे पास क्या होगा? चौक होगी। मतलब कॉलेज स्कूल से जो इकट्ठा कर रहे हैं, स्कूल में चौक होगी, पेंसिल होगी, नोटबुक होगी, रबर होगी, डस्टर होगा, हथौड़ा होगा, कील होगा, साबुन, पहिया का आरा, ये सब चीज़ें जो होंगी हमें विद्यालय में आसानी से मिल सकती है। बैट, बल्ला, ठीक है, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू, ये सब चीज़ें हमको विद्यालय में आराम से मिल सकती हैं। हम वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही रहे हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। मतलब यह कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो हम अपने पास में उठाकर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी से बने हैं। मतलब हमने जो चीज़ें इकट्ठा की है उनमें से वो चीज़ें हमें अलग करनी है जो लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कैसी बनी होनी चाहिए? कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हो तथा दूसरे समूह की वस्तुएं जो होती हैं इन पदार्थ से नहीं बनी हो। मतलब एक जो वस्तुएं वे हैं जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हो, दूसरी वो जो कागज़ और लकड़ी से नहीं बनी सकती हैं। इस तरह हम इनको पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करना है। मतलब हमने इनको अलग अलग करना है और वो चीज़ें किन किन चीज़ों से बनी है वो हमको पहचानना है। इतनी लंबी सारणी बनाना है जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके हमको लिखना है और एक कौतुक हो सकना है। मतलब एक कौतुक का मतलब कि सबके मत ऐसा लिखना है कि जो सब लोग उससे स्वीकार करें। फिर कह रहे एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज़ कठिन लग रही है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? अपने अभिभावक हुए या टीचर्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पे एक सारणी दिखाई गई है। इसमें क्या है? वस्तुएं तथा पदार्थ जिनमें ये वस्तु बनी है, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये वस्तु बनी है। जैसे वस्तुएं यहाँ पे लिख दी है, जैसे इन्होंने क्या वस्तु लिखी है? प्लेट लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है? प्लेट या थाली लिखी है। पेन लिखा है। प्लेट किससे बनी होती है? इस्पात से बन सकती है, कांच से बन सकती है, प्लास्टिक से बन सकती है। और पेन जो होता है प्लास्टिक से बन सकता है या धातु से बन सकता है। ऐसे ही इन्होंने, चलो पहले इधर पढ़ लेते फिर दूसरी सारणी देखते हैं। फिर बूझो जो है, बूझो क्या सोच रहा है? बूझो कह रहा है, बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है? तो हाँ, कई पदार्थ ऐसे हैं जिनका हम उपयोग एक से अधिक वस्तुएं बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप ये है। सारणी 4.2 में कुछ अन्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके फिर यहाँ पे लिखा है, आप प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों बनी हैं। उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध करना है। मतलब जो जिन चीज़ों के पदार्थ आप ढूंढ रहे हैं, जिन पदार्थों की चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं उनको अलग करना है। ठीक है, उनकी सूची बनानी है। अब इन सारणियों से हमें क्या पता चलता है? भाई अब उनको सारणी को देखने हैं। क्या पता चलता है हमें देखने से? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा था। इसके पश्चात हमने उन्हें पाया कि
हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। कई बार तो चलो आगे पढ़ते हैं। कई बार तो पहले हम इस सारणी को देख लेते हैं। समान पदार्थ से बनी, किससे? समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। जैसे पदार्थ दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? जैसे यहाँ पे पदार्थ दिया है, लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक दिया है। तो लकड़ी से क्या क्या बनता है? कुर्सी बनती है, मेज़ बनती है, बैलगाड़ी बनती है, इसके पहिए बनते हैं। कागज़ से क्या क्या? नोटबुक, पुस्तकें, समाचार पत्र, खिलौने। चमड़े से हमारा जूता, चप्पल, बेल्ट, ये सब चीज़ें बनती है। प्लास्टिक से हमारे खिलौने बनते हैं, हमारा यानी कूलर वगैरह आजकल जो आ रहे हैं, और कई सारी चीज़ें जो होती हैं प्लास्टिक से बनती हैं, वो सब आपको लिखना है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे छोड़ा था? इन्होंने यहाँ पे छोड़ा था कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ की बनी होती है। क्या कह रहे हैं? कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ की बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। मतलब कि क्या है कि तो एक ही वस्तु के पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। मतलब क्या हो सकता है कि एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनी हो सकती हैं, और कई पदार्थ से एक वस्तु बनी हो सकती है। कई कुछ भी हो सकता है, और फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी हुई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? मतलब यह कैसे निश्चित होगा कि दी हुई चीज़ बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, ये भी बताते हैं। ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब अभी आपको ना पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो आइए आपको और जानकारी देते हैं। कैसे देते हैं? यहाँ से पढ़ के। पदार्थों के गुण, ठीक है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया है उसे याद कीजिए। या ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। तो गिलास का उपयोग हम क्या करते हैं? कुछ पीने के लिए करते हैं। मतलब उसमें कुछ लिक्विड रखते हैं, कुछ द्रव रखते हैं। द्रव को ही हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। लिक्विड मतलब जो पानी जैसा होता है, ठीक है। इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास अगर बनाएंगे तो वह काफ़ी हास्यपद प्रतीत होगा। हास्यपद प्रतीत का मतलब वो काफ़ी हंसी वाली बात हो जाएगी। मतलब अगर हम उसमें पानी भी भरेंगे तो क्या हो जाएगा? कपड़ा जो होगा, ये जैसे कि लड़की कर रही है, कपड़ा भी गीला हो जाएगा, ऊपर से पानी भी निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा है यह बहुत हास्यप्रद प्रतीत होगा, मतलब हंसी वाली बात होगी। फिर कह रहे हैं गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु कोई भी पदार्थ होना चाहिए। मतलब क्या गिलास अगर बनाना है तो वो प्लास्टिक की होनी चाहिए, धातु की होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए, ऐसे पदार्थ की होनी चाहिए, ठीक है। उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। मतलब उन सब चीज़ों के ऐसे गुणों वाली चीज़ के लिए हम ये गिलास वगैरह जो हैं वो बना सकते हैं। फिर अतः पदार्थों के वह गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। क्या विवेचना की गई? जैसे कि दिखावट। पहला हमारे ये हेडिंग क्या है? दिखावट। यहाँ पे लिखा है पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लकड़ी जो होती है लोहे से बिल्कुल भिन्न होती है। आप देख के ही पहचान सकते हो, छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लकड़ी अलग होती है और क्या कहते हैं, लकड़ी अलग होती है, लोहा अलग होता है। लोहा, तांबा तो एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। मतलब लोहा जो होता है लोहा जो होता है हल्के ग्रे कलर में होता है, एल्युमिनियम जो होता है लाइट ग्रे में होता है। मतलब लोहा जो होता है तांबा, और तांबा जो होता है पीला लाल होता है, ठीक है। इस तरीके से हर चीज़ का अपना अपना कलर होता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम कुछ समानताएं हो सकती है, जैसे लकड़ी में नहीं हो पाई जाती। मतलब अगर लोहा और तांबा, एल्युमिनियम ये सब क्या है? एक धातु है, पर लकड़ी क्या है? कोई धातु नहीं है। फिर भी मतलब लोहा, तांबा है, ये एक समूह में इकट्ठा किए जा सकते हैं। किस समूह में? धातु के समूह में। पर लकड़ी जो है धातु के समूह में इकट्ठा नहीं की जा सकती है। अब हमारा यहाँ पे है तीसरा क्रियाकलाप, वो क्या है देखते हैं। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। मतलब क्या करना है कि विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता हुआ, ठीक है, गत्ता हुआ, और क्या है
गत्ता हुआ, तांबे का तार हुआ, एल्युमिनियम की शीट हुई, चाक के टुकड़े हुए, इन सबको हमने एकत्रित किया है और फिर इनमें से जो चमकीली दिखाई देती हैं उनको अलग किया है और जो चमकीली नहीं दिखाई जाती है उनको अलग किया है। ठीक है, फिर अब क्या कह रहे हैं कि इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित करना है। कैसे करना है? चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित करना है। फिर कहते हैं, क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप अपनी कक्षा में जिन पदार्थों के साथ कर सकते हो, मतलब किन किन चीज़ों को आप इस तरीके से काट सकते हो। फिर इन्होंने दिखाया है धातुओं के टुकड़े को उनकी छवि के अनुसार काटना, मतलब उनकी छवि जो दिख रही है उसके अनुसार उनको काटने के लिए कहा गया है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये है कि द्युतिमान तथा द्युतिहीन, द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिमान हैं अथवा नहीं। मतलब आपको काटने से पहले क्या करना है, उनको रगड़ लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा वो द्युतिमान हैं कि नहीं। ठीक है, द्युतिमान का मतलब उनमें वो धातु जैसी चमक है कि नहीं। फिर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। मतलब जिनमें द्युति होती है वो प्रायः क्या होते हैं? धातु होती है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना, ये धातु के उदाहरण होते हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और द्युतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अपक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों की द्युति ही दिखाई देती है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, क्या होता है कि जैसे लोहे को अगर हम पानी में खुला रख दें, वैसे तो लोहा बहुत चिकना है, ठीक है, चिकना होता है, चमकता हुआ होता है, लेकिन अगर उसको हम पानी में रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। मतलब उसकी जो चमक होती है वो खो जाती है, मतलब वो द्युतिहीन हो जाता है, मतलब चमकहीन हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि उसको काटने से पहले क्या करना होगा, हमें उसे चमकाना होगा। ठीक है, रगड़ कर उसको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये क्या कहते हैं, जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि उसमें द्युति है या नहीं। मतलब इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वर्कशॉप पे जाना, लोहार की वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा। अब आता है कठोरता। अब कठोरता क्या होती है? जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है। मतलब कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं। दबा सकने का मतलब संपीड़ित करना। ठीक है, जब कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, मतलब कुछ पदार्थ जो होते हैं आसानी से दब जाते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो नहीं दबते हैं। धातु की चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती या अन्य कोई पदार्थ वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। मतलब क्या करना है कि आपको धातु की एक चाबी लेनी है तथा इससे क्या करना होगा, लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा या कील, मोमबत्ती, जो चाक या अन्य कोई पदार्थ है उनसे क्या करना है, खरोचने का प्रयास करना है। आप कुछ पदार्थों को आसानी से तो खरोच सकते हो, जबकि कुछ अन्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से नहीं खरोच सकते हैं। वे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से मतलब जिनको आसानी से दबाया जा सके या संपीड़ित किया जा सके अथवा खरोचा जा सकता है, उनको क्या कहते हैं, कोमल कहते हैं। मतलब जिन्हें आसानी से खरोचा जा सकता है, आसानी से उन्हें दबाया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, मतलब उनको दबाना, इनको खरोचना कठिन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता अथवा चिकना होना। क्या होना? अथवा चिकना होना। ठीक है, तो मतलब पदार्थों में कई सारे गुण हो सकते हैं, चमक हो सकती है, कठोर हो सकते हैं, खुरदरे हो सकते हैं, चिकने भी हो सकते हैं। कई पदार्थों में ऐसे गुण हो सकते हैं। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? जैसे दिखावट का वर्णन है, तो पदार्थ हमारे द्युतिहीन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है विलय, अविलय, अविलय का। किसका क्रियाकलाप दिया गया है? विलय अथवा अविलय का। तो क्रियाकलाप देखते हैं। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। क्या करना है? कुछ ठोस पदार्थ लेने हैं, ठीक है, और पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाकू, पाउडर, बालू, रेत, ये सब हमने एकत्र करना है। कांच के
5 गिलास लेने हैं। कितने लेने? कांच के 5 गिलास लेने हैं और प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरना है। 2/3 भाग का मतलब 1 गिलास, ये हमारी पूरी गिलास है, इसमें के 3 हिस्से कर दिया और इसके इतने हिस्से में पानी भरा हुआ, मतलब 2 हिस्से में पानी भरा हुआ है। ठीक है। और पहले गिलास में कुछ मात्रा में क्या मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में यानी 1 गिलास में हमको चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा शेष गिलासों में अन्य पदार्थ जो हैं वो हमको डालने हैं। डालने के बाद क्या करना है? प्रत्येक गिलास के अंतर वस्तु चम्मच को विलोडित कीजिए, मतलब चम्मच से धीरे धीरे सबको चलाइए जो आपने पानी में डाला है। फिर कुछ मिनट तक हमको क्या करना है? प्रतीक्षा करनी है। प्रेक्षण कीजिए कि पता लगाइए जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या हुआ, मतलब जो आपने जल में पदार्थ ये जो मिलाए हैं 5 तरीके के 5 गिलासों में, उनका क्या हुआ कुछ देर बाद आपके हिलाने के बाद। जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या लुप्त होता है क्या नहीं, मतलब मिलाने के बाद क्या लुप्त हुआ। ठीक है, आइए बताते हैं आपको क्या लुप्त होता है क्या नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। जैसे इन्होंने इतनी कई सारी चीज़ें मिलाई थी, नमक, चीनी, बालू, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा। ठीक है, नमक जो हुआ क्या पानी में मिलाया, पूरा लुप्त हो गया ना। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा लुप्त हो जाता है। चीनी भी हमारी पानी में लुप्त हो जाएगी। बालू जो होगी पानी में लुप्त नहीं होगी, वो कहाँ बैठ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। चाक पाउडर भी पानी में लुप्त हो जाएगा। ठीक है, और लकड़ी का बुरादा नहीं लुप्त होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, लकड़ी का बुरादा जो होगा, ठीक है, ऊपर तैरता रहेगा, नीचे भी नहीं बैठेगा, लेकिन भारी होकर नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं अब क्या करें। आप यहाँ पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं अथवा घुल गए हैं, या हम कह दें कि विलीन हो गए। मतलब कुछ जो पदार्थ थे जैसे नमक हुआ और चीनी हुई, ये पूरे घुल गए, इनको हम क्या कहते हैं? जल में विलय कहते हैं। अन्य पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं हुए और गिलास में काफ़ी देर तक विलोपित करने पर भी विलुप्त नहीं हुए, मतलब फिर भी उनको हमने बहुत देर तक हिलाया फिर भी वो नहीं मिले। जैसे बालू को हम बहुत चाहे जितना मिला ले, चाहे पूरी ज़िंदगी उसको हिला ले, पर वो पानी में विलुप्त नहीं होगी, पानी में विलय नहीं होगी, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अविलय कहेंगे, जल में अविलय कहेंगे। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जल जो होता है कई सारे पदार्थ को विलय कर लेता है। ठीक है, क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है? क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है? तो द्रव और जल जो होता है एक ही बात होती है। और आपको यह 5वां क्रियाकलाप दिया गया है, क्या है देखते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। मतलब ये सब जो द्रव वाली जो चीज़ें हैं इनको हमने एकत्र किया है, मतलब जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं जो पानी जैसे दिखती हैं पर पानी नहीं होती हैं। फिर है कांच का एक गिलास लेना है, इसे आधा जल से भरना है। अब इसे चम्मच से भरकर कोई द्रव मिलाएं, मतलब इसमें चम्मच से भरकर कोई हमने द्रव मिलाना है। भली बात विलोपित करना है, विलोड़ित करना है, मतलब धीरे धीरे चलाना है। ठीक है, अब 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। प्रेक्षण कीजिए कि यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो आइए देखते हैं, बताते हैं। जैसे इन्होंने ए और बी दिया है और ए और बी दिया है आपको, ऐसे दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है? ए वाला है कुछ द्रव में, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है, जबकि कुछ नहीं होते। कुछ द्रव जो होते हैं जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। मतलब जल भी एक द्रव है, पर द्रव का इनका द्रव का मतलब है जैसे कि मिट्टी का तेल हुआ और नींबू का रस हुआ, कुछ मतलब लिक्विड दूध हुआ, ये सब चीज़ें ये द्रव के रूप में ले रहे हैं और जल को पानी के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या कहा है, कुछ जो होते हैं भली भांति मिल जाते हैं और कुछ जो होते हैं ये, जैसे कि यहाँ पे आपको इन्होंने तेल डला हुआ दिखा रहा है, वो तेल जो है ये ऊपर बैठा हुआ है, पानी नीचे है, पर कुछ जो है इन्होंने मिलाया है वो पूरी तरह से मिश्रित हो गया। तो द्रव भी कभी कभी मिश्रित होते हैं, कभी कभी नहीं मिश्रित होते हैं। फिर कह रहे हैं जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकें उन सभी के साथ इसका प्रयोग करना है। ठीक है, मतलब यही सब आपको देखना है कि कौन मिश्रित होता है और कौन नहीं मिश्रित होता है। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। हाँ भाई, अभी देखा हमने। फिर कहते हैं कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय ऐसा छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे तेल ने अपनी एक परत बना ली है। फिर यहाँ पे यह कहती है बूझो और पहली दोनों ही बात कुछ कर रहे हैं, देखते क्या बात कर रहे हैं।
ये बात कर रहे हैं कि बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने या क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया है क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भलीभांति मिश्रित हो सकते हैं। फिर पहली गति यह जानने के लिए उत्सुक है कि गैसें भी द्रव में विलीन हो जाती हैं। और ये पहली तो ये सोच रही कि क्या गैस भी द्रव में, मतलब कि क्या गैस भी जल में मिश्रित हो सकती हैं, विलीन हो सकती हैं, मतलब घुल सकती हैं। ये तो ये सोच रही है पहली, तो इसका जवाब होगा हाँ, गैस भी द्रव में मिश्रित हो सकती हैं। और दूसरी बात है, अब ये कह रहा है, जो बूझो है वो ये कह रहा है कि क्या कह रहा था, ये कह रहा था जिन द्रवों का उपयोग किया जाता है जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव के। हाँ, तो ये जो उपाय है हम कई सारे चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं हम जल के साथ करेंगे, कई तरह के द्रवों का, जैसे हमने दूध ले लिया, केरोसिन ले लिया, इनको मिलाएंगे तब भी ये दोनों अलग रहेंगे, मिश्रित नहीं होंगे। इस तरीके से हम कई और द्रवों का आपस में हम उनका परीक्षण कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्या बात करते हैं, वस्तुएं जो हैं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो हाँ भाई, कुछ वस्तुएं जो जल में तैर सकती हैं, कुछ हैं जो डूब सकती हैं। देखते हैं क्या। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि जल में अवलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। और क्रियाकलाप 5 में आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा किया है जिनमें कुछ पदार्थ जो होते हैं जल में मिश्रित नहीं होते, वे जल के पृष्ठ पर आ जाते हैं, ठीक है, आकर तैरने लगते हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ सामान इकट्ठा किया है, घर का ही कुछ चाबी, सिक्के, कुछ तरीके कुछ सामान इकट्ठा किया है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं ये अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गया, मतलब जो भारी वैसे सामान थे जिनका अभी बताऊंगी मैं क्या है क्या नहीं, किस लिए नीचे बैठ गए हैं, क्या किस लिए ऊपर बैठ गए हैं, ठीक है, ये ऊपर तैर रहे हैं। तो कुछ जो हैं नीचे गिलास की तली में बैठ गए हैं और कुछ जो हैं ऊपर तैर रहे हैं। ये आप इसको देखते क्या लिखा हुआ है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। मतलब कुछ जो होते हैं जो ऊपर तैरते रहते हैं, कुछ जो होते हैं नीचे डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप किसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। बूझो जानना चाहता है कि आप जल में तैरने वाले जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। बूझो कह रहा है कि आप इनके 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप परीक्षण करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या परीक्षण करना है कि अगर जो चीज़ आप द्रव में डाल रहे हैं, जिनमें कुछ चीज़ें ज़मीन में बैठ जाती है, द्रव के गिलास की तली में बैठ जाती हैं और कुछ ऊपर तैरती रहती हैं, ऐसे ही आपको अलग द्रव्य जैसे कि केरोसिन हुआ या दूध हुआ या कुछ भी कोई अन्य पदार्थ आपने ले लिया है, द्रव ले लिया है, उसमें भी वही सामान डालना है। फिर आपको देखना है ये भी जल की तरह व्यवहार कर रही हैं कि अलग व्यवहार कर रही हैं, ये आपको देखना है। अब ये कह रहे हैं पारदर्शिता, काहे की पारदर्शिता है देखते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे देखकर आपका पता लगा लेगा। मतलब क्या हो, अगर छुपा छुपाई खेल रहे हैं आप, तो शीशे की खिड़की जिसमें आर पार देखा जा सकता है, आप कभी उसके पीछे नहीं छुपोगे। आप इसलिए उसके पीछे नहीं छुपोगे क्योंकि आपका फ्रेंड जो होगा आपके साथ जो खेल रहा है, आपका भाई जो होगा, बहन जो होगी, वो आपको देख लेगा, ठीक है, इसलिए आप वहाँ नहीं छुपोगे। आप ऐसी जगह पे छुपोगे जहाँ से आप नहीं दिखोगे, ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों व सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जिनको हम आर पार देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण होते हैं। मतलब कौन कौन सी चीज़ें? कांच से, जल से, वायु से, कुछ प्लास्टिक पदार्थ जो होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, उनसे हम आर पार देख सकते हैं। प्राय
है दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच तथा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना पसंद करते हैं। क्या होता है कि जब हम मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं तो उनका जो काउंटर वगैरह जो होता है वो कैसा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ताकि अंदर रखी हुई चीज़ें जो होती हैं वो हम आसानी से देख सकें। फिर आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लड़का देखने की कुछ कोशिश कर रहा है। इसने एक कागज़ लिया है, ठीक है, कागज़ से वो देख रहा है, सादे कागज़ से देख रहा है, उसको आर पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसने उसमें दूसरा टुकड़ा लिया जो अर्ध पारदर्शी है, ठीक है, उससे देख रहा है तो उसको हल्का धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर उसने एक शीशे का टुकड़ा लिया, उससे देख रहा है तो उसको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम, जैसे कि ये है, तो पहला वाला क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपारदर्शी, इसे कहेंगे पारदर्शी और इसे पारभासी, मतलब थोड़ा सा आर पार दिख रहा है, हमने पारदर्शी होने का आभास करा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसे पारभासी कहेंगे। फिर कहते हैं ताकि खरीदारी आसानी से दे सके, तो मतलब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे चलते हैं, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को क्या कहते हैं, अपारदर्शी, मतलब जिन चीज़ों को हम आर पार नहीं देख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। आप यही नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा, मतलब जो बॉक्स वगैरह होते हैं कभी कभी वो जिनमें आर पार नहीं देखा जा सकता, तो हम उनके अंदर क्या रखा है ये नहीं बता सकते हैं। लकड़ी, गत्ता तथा धातु या पारदर्शी पदार्थों के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या आप हम या समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों अथवा वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो भाई हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या क्रियाकलाप है जिसमें कह रहे हैं कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप बल्ब को देखिए और इस संबंध में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 क्या करना है, 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे क्या करना है, फैलाना है। क्या करना है, फैलाना है। फिर कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप देख सकते हैं कि क्या आप देख पाते हैं, अब बल्ब में पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः देख लेते हैं? बताओ भाई, पूर्णतः देख लेते हैं कि नहीं? मतलब ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक लड़का है, उसने एक कागज़ लिया है, ठीक है, उसने पहले उस कागज़ से देखा तो उसको कुछ नहीं दिखा, फिर इसी कागज़ में उसने तेल लगा लिया, तो तेल लगाने के बाद उसने बल्ब को देखा तो उसे बल्ब की रोशनी नज़र आ रही है, पर बल्ब की रोशनी नज़र आ रही, सिर्फ उसे रोशनी का आभास हो रहा, पर उस चीज़ों को वो आर पार नहीं देख सकता है। मतलब वो आर पार नहीं देख सकता, उसे पारदर्शी होने का आभास हो रहा है, मतलब उसे चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, तो इसे हम क्या कहेंगे, पारभासी कहते हैं। और कागज़ पर लगे उस तेली धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा जानने के लिए परीक्षण में किया था। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि आपको अगर जानना है कि किस पदार्थ में वसा है तो उस चीज़ को महीन टुकड़े करने थे और उसको कागज़ में लपेट कर उसको आपको खूब सारा पीटना था। पीटने के बाद उस कागज़ से उस चीज़ों को हटाना था, फिर आपको कागज़ की तरफ देखना था। अगर उसमें तेल के धब्बे आपको नज़र आते हैं तो समझ लीजिए उसमें वसा है, अगर उसमें कागज़ में किसी तरह का कोई धब्बा नहीं नज़र आता है तो समझ लीजिए उसमें वसा नहीं है। तो ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ का चैप्टर, वो लिखा है या भी पारभासी ही था, मतलब वो जो परीक्षण कराया था वो भी कैसा था, पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं? तो बताइए भाई, क्या विचार करना है? तो अब क्या कह रहे हैं, अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में बांट सकते हैं। मतलब हम 3 तरीके से हम बांट सकते हैं। अब इन्होंने एक प्रयोग कर रहे हैं, देखते क्या है। पहली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। या वह जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है? पहले तो आपको ये बता दें कि एक टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर लाइट जल रही, यानी टॉर्च में लाइट जल रही है, उसके ऊपर आपने हाथ रखा है तो आपके हाथ जो है लाइट से चमकने लगता है। तो ये कहती है कि ये जानना चाहती है कि आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारभासी। तो हमको ये जो आपको दिखा दें,
ये कह रहा है कि क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजर रहा है? तो टॉर्च का जो प्रकाश है हथेली से यानी हाँ हमको गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, पर हम इधर से इधर की चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पारभासी हुआ। क्या हुआ, ये जो क्रियाकलाप इन्होंने दिखाया है कैसा है, पारभासी है। अब इधर देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि हमने यहाँ सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। कैसी होती है, भिन्न दिखावट होती है, तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं और वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। मतलब ये हमने इतनी सारी चीज़ें जो है पारदर्शी, पारभासी और क्या है मिश्रित, विलय, अविलय, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ लिया है। फिर अब ये क्या कहते हैं, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसे वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। तो समूहन करने की मतलब वस्तुओं को एक समूह में रखने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि समूह में रखने से हमको पता, जैसे कि आपके घर में बहुत सारा सामान है, ठीक है, तो आपने क्या किया, लकड़ी वाला सामान इस अलमारी में रख दिया, लोहे का सामान जो है इस अलमारी में रख दिया और अलग जो बेकार सामान है इस सामान में रख दिया। अगर यही सामान पूरे घर में फैला होगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी ना। तो समूहन करने का यही फ़ायदा है कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको पता होगी कहाँ रखी है, आसानी से आप ढूंढ कर दे सकते हो। इसीलिए ये हमारा फ़ायदा है। फिर ये कहते हैं इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है। सभी जो साबुन होते हैं उनको एक स्थान पर रखता है, अनाज को एक स्थान पर, दाल को एक स्थान पर, मतलब हर चीज़ को अलग अलग स्थानों पर रखता है जिससे वो आसानी से उनको ढूंढ लेता है। फिर ये कहता है इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने के एक दूसरा कारण भी ये है, मतलब इसका दूसरा लाभ ये भी है, पदार्थों के इस प्रकार समूह में बांट कर उनके गुणों का अध्ययन, इन गुणों में किसी भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन उच्च कक्षा में करेंगे, मतलब इसके ऊपर जो और अधिक अध्ययन है वो उच्च कक्षा में करेंगे। अब इन्होंने प्रमुख शब्द निकाले हैं, जैसे कठोर। कठोर क्या होता है? कठोर वो होता है जिस चीज़ को हम दबा नहीं सकते हैं, जिसको जितने ताकत लगा लें उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं जल्दी। अविलय क्या होता है? अविलय वो होता है जिसको हम पानी वगैरह में मतलब घोल नहीं सकते हैं पूरा, जैसे कि बालू। और चमकीला वो होता है जिसमें जैसे धातु में अपनी एक चमक होती है। पदार्थ वो होते हैं जिस चीज़, कोई भी वस्तु हो एक पदार्थ से ही बनती है, कई सारे पदार्थों से भी बन सकती है। और धातु क्या होते? धातु वो होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब जिनमें करंट लगने का खर्चा रहता है, ठीक है, और चमकीली होती हैं, कठोर होती हैं। और पारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वो होता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। रूक्ष मतलब खुरदरा वो होता है जिसको हम छूने पर हमें खुरदरा सा नज़र आता है, उसको हमें ईचिंग सी नज़र आती है। विलय वो होता है, विलय हमारा क्या होता है? विलय हमारा वो होता है जो पानी में घुल जाता है। पारभासी वो होता है जो हमें आर पार होने का महसूस, अगर हम सामने से पारभासी चीज़ से सामने लगे लाइट को देखें तो हमें रोशनी का आभास तो होगा, पर हम उसको प्रॉपर मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं देख सकते। और पारदर्शी क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को आर पार बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं तो वो हमारा पारदर्शी हुआ, ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ शब्द। तो इस तरीके से आज का जो आपकी जो क्लास है वो आपका जो पूरा जो पढ़ाने वाला चैप्टर था वो तो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जाने से पहले आप हमारे चैनल पे ये ऑफ़र चल रहा है, क्या करना है आपको 1 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम आपको 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। 15 से ज़्यादा कर सकते हैं पर 15 से कम मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। अगर रैंक में आना चाहते हो टॉप 10 में तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 15 ग्रुप्स में आप कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर, किसी भी सोशल नेटवर्क पे शेयर करिए। आप जैसे भी शेयर करना चाहते हो, चाहे व्हाट्सएप पे करिए, चाहे इंस्टाग्राम पे करिए, चाहे टेलीग्राम पे करिए, चाहे डेली मोशन पे करिए, किसी पे आप कर सकते हैं, फेसबुक पे करिए, किसी भी पे कर सकते हैं, पर 15 ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना है। और एक ग्रुप में एक दिन में एक ग्रुप में एक बार शेयर करिए, ठीक है। और बात क्या है, जो टॉप 10 लोग होंगे उनको ये गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। और 30 जुलाई को इसका रिजल्ट घोषित, 30 जुलाई नहीं 5 अगस्त को इसका रिजल्ट घोषित होगा,
ठीक है। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आपके विषय के अदर जो चैप्टर हैं, अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके अदर जो चैप्टर्स हैं उनकी क्लासेस सारी मिल जाएंगी आपको। और चैनल में जब जाएंगे आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला चैनल है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जिन जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी में क्या है कि आप घर में बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। इनसे क्या होगा, आपका माइंड क्रिएटिव होगा, आप क्रिएटिव बनेंगे और माइंड बूस्ट होगा। और दूसरा चैनल है जोजस किड्स मस्ती, बच्चों का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा चैनल है वो चैनल जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर प्यारी से प्यारी डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हो। तो भाई ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बात आई है मुद्दे की, मुद्दे की ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको हमारे चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा और लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।